Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to start with chapter number 15 and the name of the chapter is The 1857 War of Independence. So what do you know about 1857? So we know that we got independence in August, 15th August, but we don't know that what happened in 1857. So let's read it. So the Indian Rebellion of 1857 was a major uprising in India in 1857 to 58. So Indians जो थे उन्होंने रिबेल किया था, बगावत की थी. कब की थी? 1857 में. और ये जो है काफी मेजर था हमारे इंडिया के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए इसने बहुत बड़ा काम किया. सो इंडिया की अपराइजिंग में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और ये कब हुआ था? 1857 से 1858 तक. अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये अपराइजिंग की गई थी, ये रिबेल किया गया था और हम इंडियंस ने किया था. विच फंक्शन एज अ सॉवरेन पावर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. सो यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी? ब्रिटिश क्राउन जो था, जो ब्रिटिशर्स का जो आप कह सकते हो राजा था, उनके बेसिस पे वो काम करता था, उनके अंडर काम करता था, जैसा वो काम बोलते थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती थी. यहाँ पे द रिबेलियन बिगेन ऑन 10 मई 1857. सो ये जो रिबेल था ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूटिनी ऑफ सेपॉयज ऑफ द कंपनीज आर्मी. किस फॉर्म में हुआ था? कुछ सिपाही थे जिन्हें सेपॉयज कहता है, तो म्यूटिनी ऑफ सेपॉयज के फॉर्म में हुआ था ऑफ द कंपनीज आर्मी, कंपनी की आर्मी से. इन द गैरिसन टाउन इन मेरठ. तो ये कहां से स्टार्ट हुआ? मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था. तो आप कह सकते हो 1857 की जो आजादी की लड़ाई थी वो मेरठ गैरिसन टाउन से स्टार्ट हुआ था. 14 mi which is 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट टू दिल्ली, जो 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है दिल्ली से. It then erupted into other mutinies and civilian rebellion, chiefly in the upper Gangetic plain. तो जिसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे दूसरे म्यूटिनीज और दूसरे सिविलियन रिबेलियंस जो थे वो भर के आए, बाहर निकल के आए. कहाँ पे? अपर गैंगटिक प्लेन में एंड सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल इंडिया में. दो इंसिडेंट्स ऑफ रिवोल्ट ऑल्सो अकर फादर नॉर्थ एंड ईस्ट. अब ये जो इंसिडेंट्स थे रिवोल्ट के, जब एक बार ये रिवोल्ट उठा तो ये जो रिवोल्ट के इंसिडेंट्स थे ये अकर होने लगे और अब ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ भी बढ़ चुके थे. द रिबेलियन पोज्ड अ कंसिडरेबल थ्रेट टू ब्रिटिश पावर इन दैट रीजन. सो ये जो रिबेलियंस थे, आप कह सकते हो ये जो विद्रोही थे जो ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर रहे थे, ये जो थे इन्होंने ब्रिटिश पावर को क्या दिया? एज अ थ्रेट दिया. एंड वाज कंटेन्ड ओनली विद द रिबेल्स डिफीट इन ग्वालियर ऑन जून 20, 1858. ये जो रिबेलियंस थे ग्वालियर में जाके इनकी हार हो गई. कब? 20 जून 1858. On 1st November 1858, the British granted amnesty to all the rebels not involved in murder. So 1 November 1858 को ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एमनेस्टी जो है ग्रांट की थी इन रिबेलियंस को जो लोग मर्डर में शामिल नहीं थे. Though they did not declare the hostilities to have formally ended until 8 July 1859. तो लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर नहीं किया था क्या? हॉस्टिलिटीज को. कब तक? 8 जुलाई 1859 तक. Its name is contested and is variously described as Sepoy Mutiny. ये जो नाम है, ये जो आप कह सकते हो लड़ाई है, ये जो रिबेलियंस था या जो भी चीजें हुई थी यहाँ पे, इसका नाम जो है आज भी जाना जाता है. इसे जो है आप कह सकते हो कि प्रिजर्व करके रख दिया गया है. और किस नाम से? सेपॉय म्यूटनी के नाम से. द इंडियन म्यूटनी
द ग्रेट रिबेलियन, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इन सारे नामों से इसे जाना जाने लगा। द इंडियन इंसरेक्शन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दीज वर द नेम्स जिस नेम से इस रिबेल को जाना जाने लगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फॉरेन invasions. In ancient India, India was known for its richness and property. तो पहले के टाइम में क्या था, जब एंशियंट इंडिया था उस समय इंडिया काफी ज्यादा रिच था, अमीर था। अपने रिचनेस, अपनी अमीरी और अपने प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता था। स्पाइसेस, पर्ल्स, सिल्क, गोल्ड एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज। तो ये जितनी चीजें इंडिया में ग्रो हुआ करती थी और यूरोपियन कंट्रीज में इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी। Attracted by the riches of India, many invaders came to plunder and occupied this land. तो क्योंकि इंडिया काफी ज्यादा रिच था तो बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे वो उन्होंने क्या किया, वो इंडिया आए और यहाँ के लैंड को धीरे धीरे ऑक्यूपाई करने लगे, ट्रेडर्स बन के। At that time there was a large number of kingdoms in the country. इस समय क्या था, बहुत सारे राज्य थे हमारी इंडिया में, हमारे कंट्री में। Their rulers fought with one another. और जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ने लगते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी उस समय। रूलर्स आपस में लड़ रहे थे और जो फॉरेनर्स थे वो ये चीजों को देख रहे थे। Due to this our land became a slave country. और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो फॉरेनर्स थे वो हमारे इंडिया में घुसते चले गए, लैंड को ऑक्यूपाई करते चले गए और धीरे धीरे हमें स्लेव बना दिया, गुलाम बना दिया अपना। तो हमारी कंट्री एक स्लेव कंट्री बन गई। किस वजह से? इन जो आपके जो रूलर्स थे इनके अंदर यूनिटी नहीं थी, इस वजह से। नाउ व्हाट वाज द फैक्ट? आर्यभट्ट, मैथमेटिशियन, Varamira, he was a scientist, Charak, he was good in medicine, and Patanjali, which was good in yoga, are some well-known scholars from ancient India. तो ये कुछ well-known scholars हैं ancient India के। All along this time, several Indian kings and people tried to fight with these invaders. तो इस समय क्या हुआ, बहुत सारे जो kings थे, बहुत सारे लोग जो थे वो इन इन्वेडर्स के साथ, इन फॉरेन इन्वेडर्स के साथ क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे। एंड सक्सीडेड टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक कुछ तो सक्सीड हुए। येट द एफर्ट वाज नॉट इनफ, लेकिन ये जो एफर्ट था वो काफी नहीं था। अ मेजर स्ट्रगल बाय द इंडियंस टू गेन इंडिपेंडेंस अकर्ड इन 1857। तो इंडिपेंडेंस पाने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल किया गया था 1857 में। एंड इट वाज very widespread, covering a large part of India. So it is called the first war of independence. तो इसलिए इस विद्रोह को जो 1857 में किया गया उसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये काफी ज्यादा बड़े एरिया में किया गया था इन ब्रिटिशर्स को हमारे देश से हटाने के लिए। Let's learn about the establishment of British rule in India. So starting with the setting up of their first factory at Surat, the British went on to set up more factories in other parts of India too. तो अब क्या हुआ, पहली फैक्ट्री जो है ब्रिटिशर्स ने सूरत में लगाई अपनी। अब उसके बाद वो दूसरे पार्ट्स में, इंडिया के और जो पार्ट्स से वहां जाने लगे, अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने लगे। They noticed that the Indian rulers were weak, inefficient and disunited. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब वो दूसरी जगहों पर गए उन्होंने देखा कि ये जो राजा है वो बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, इनएफिशिएंट है, ये इनके अंदर कोई एफिशिएंसी नहीं है और ये डिसयूनाइटेड है, मींस कोई यूनिटी भी नहीं है, आपस में राजा खुद ही लड़ रहे हैं। तो ये ब्रिटिशर्स को दिखाई दिया। सो दे स्टार्टेड टू बिल्ड फोर्ट्स एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग आर्मीज। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने शुरू किए और आर्मीज भी स्ट्रॉन्ग कर ली। They fought with other Europeans and defeated them. अब ये जो है ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, दूसरे यूरोपियंस के साथ लड़ने लगे और उन्हें मार गिराया। Thus the British established their influence in India. और जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में एस्टैब्लिश कर लिया था। Now they had to set their eyes to expand their influence and power. अब उन्हें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, अब उन्हें जो है अपने आप को ज्यादा एफिशिएंट एक्सपैंड करना था, अपने इन्फ्लुएंस को और पावर को।
In 1757, the Battle of Palasi brought Bengal, Bihar, and Orissa, which is now known as Odisha, under the British control. तो 1757 में क्या हुआ? बैटल ऑफ पलासी हुआ, जिसके बाद ये सारे जो स्टेट्स थे ये सब जब ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ चुके थे. The British fought many wars with Mysore, the Marathas, the Sikhs, and subjugated them. तो ब्रिटिशर्स ने इन सब से लड़ाई की और इन सबको हरा दिया. In this way, the British brought almost the whole of India under the control. और इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे ऑक्यूपाई कर लिया. By 1857, the British were the undisputed masters of India. और 1857 तक क्या हुआ? ब्रिटिशर्स जो थे ये अनडिस्प्यूटेड मास्टर्स बन चुके थे. मतलब इनमें आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं था, ये हमारे अंदर डिस्प्यूट्स डालते थे और राज करते थे. Now let's read the fact to know. A factory meant a place where traders lived and stored their goods. तो फैक्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेडर्स रहते हैं और अपने गुड्स को स्टोर करते हैं. The sea route from Europe to India was discovered by Vasco da Gama in 1498. तो यूरोप से इंडिया तक का रास्ता सी से किसने डिस्कवर किया था? वास्को ड गामा ने 1498 में. एंड हियर इज अ पिक्चर ऑफ वास्को ड गामा. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द अपराइजिंग इन 1857. So British had a large army in which the number of Indian soldiers called sepoys was large than the British and European soldiers. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया, काफी बड़ी अपनी आर्मी बना ली, जिसमें उन्होंने हम इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दी. हम इंडियन सोल्जर्स जिन्हें सिपॉयज कहा जाता था उन्हें डाला. तो सिपॉयज मींस इंडियंस जो इस आर्मी में ज्यादा थे और उनके जो ब्रिटिशर्स थे या जो यूरोपियन थे वो कम थे. द ब्रिटिश ट्रीटेड दीज इंडियन सोल्जर्स बैडली. ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इन इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे. Gave them meager salary and did not give them other facilities. थोड़ी बहुत सैलरी दिया करते थे और कोई भी फैसिलिटी नहीं देते थे, जैसे कि ना तो प्रमोशन मिलता था, ना ही अच्छे तरीके का अच्छी क्वालिटी का फूड मिलता था. On the contrary, the British soldiers were well paid and were well fed. अब दूसरी तरफ जो कम नंबर के जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें अच्छी पेमेंट भी मिलती थी और अच्छे से उनको उनके साथ बिहेव भी किया जाता था, उन्हें अच्छा खाना भी मिलता था. इन एडिशन टू सेवरल अदर प्रिविलेजेस, और भी बहुत सारी चीजें उन ब्रिटिश सोल्जर्स को दी जाती थी. द ब्रिटिश हैड डिस्ट्रॉयड एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो भी हमारा एग्रीकल्चर था या जो हमारे जो क्राफ्ट्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया. सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अनएम्प्लॉयड एंड बिकमिंग पुअर. So, इसकी वजह से क्या हुआ? काफी सारे लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर खराब हो गया, क्राफ्ट खराब हो गया, हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह काफी ज्यादा किया जाता है, तो ये चीजें खराब हो गई तो क्या होगा? काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसकी वजह से और भी ज्यादा वो गरीब होने लगे. सो दे वांटेड टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया. अब इन लोगों ने सोचा कि इन ब्रिटिशर्स को हमें इंडिया से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम ठीक रह सकते, नहीं तो हम और ज्यादा गरीब होते जाएंगे. ये यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर कैसे वहां पर उस समय जो सोल्जर्स थे या जो सिपॉयज थे वो ड्रेसअप होते थे. इमीडिएट कॉज ऑफ द अपराइजिंग. अपराइजिंग का जो इमीडिएट कॉज था, क्या हुआ इस अपराइजिंग के बाद, वो पढ़ते हैं. So to make their army stronger, the British introduced a new type of rifle called Enfield rifle. So अपनी आर्मी को और ज्यादा मजबूत करने के ब्रिटिशर्स ने एक नए तरीके का राइफल बंदूक बनाया, जिससे हम एनफील्ड राइफल्स कहते हैं. Its cartridges had to be torn out by teeth before loading them into the rifle. तो इनके जो कार्ट्रिज हुआ करते थे उन्हें पहले टीथ से हमें फाड़ना होता, तो उसके बाद राइफल्स में ही हम उसे इंसर्ट कर सकते थे. अब ये जो कार्ट्रिजेस थे ये किससे बने थे? ये बने थे काऊ और पिग के फैट से. उसके फैट से इसे जो है ग्रीस किया जाता था और फिर इन्हें बनाया जाता था. अब क्या हुआ? क्योंकि हमारे इंडिया में काऊ की पूजा की जाती है, हिंदूज करते हैं पूजा, और मुस्लिम जो है पिग्स को पवित्र मानते हैं, तो क्योंकि इस आर्मी में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों हुआ करते थे, तो कोई भी काऊ के फैट या काऊ के बॉडी पार्ट से कोई चीज बनी हुई या पिग के बॉडी पार्ट से कोई चीज बनी हुई को यूज नहीं करना चाहता था. ये क्या था? उनके धर्म के खिलाफ था.
सो दिस ऑफेंडेड द इंडियन सोल्जर्स, जिसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, दोनों ही हिंदू हो या मुस्लिम हो, और इन्होंने इसका ऑफेंस किया। अ ब्रिटिश यूनिट वाज स्टेशन एट बराकपुर इन वेस्ट बंगाल, ब्रिटिशर्स की एक यूनिट जो है बराकपुर वेस्ट बंगाल में लगाई गई। वहां पे मंगल पांडे थे, वो एक इंडियन सोल्जर थे उसमें, एंड ही हैड हर्ड अबाउट दिस ब्रीज, ही रिफ्यूज टू यूज दिस कार्ट्रिजेस। तो मंगल पांडे ने इन कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम इस कार्ट्रिज को यूज नहीं करेंगे। When he was forced to do so, he attacked a British officer all alone and killed him. तो जब उनको जबरदस्ती ये करने को कहा गया कि नहीं, तुम्हें इन कार्ट्रिजेस को ऐसे यूज करना ही पड़ेगा, तो क्या हुआ, मंगल पांडे ने उस ब्रिटिश ऑफिसर पे अकेले ही अटैक कर दिया और उसे मार डाला। He was caught and hanged to death on 29 March 1857. तो उन्हें जो है 29 मार्च 1857 को पकड़ के फांसी चढ़ा दी गई। दिस न्यूज स्प्रेड इन ऑल आर्मी यूनिट्स, और ये जो न्यूज थी वो जितनी भी आर्मी यूनिट्स थी सब जगह फैल गई। द ब्रिटिश ट्राइड टू फोर्स द इंडियन सोल्जर्स एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश टू यूज दिस कार्ट्रिजेस। ब्रिटिशर्स ने मेरठ के जो सोल्जर्स थे उन्हें भी इन कार्ट्रिजेस को यूज करने के लिए फोर्स किया। 85 सोल्जर्स रिफ्यूज टू डू सो, 85 सोल्जर्स जो थे उन्होंने ये करने से मना कर दिया। On 10 May 1857 the people of मेरठ rose in revolt। तो 10 मई 1857 को जो मेरठ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने आवाज उठाने की ठान ली। At this the Indian sepoys too rose in revolt। अब ये देख के जो बाकी जो सोल्जर्स थे वो भी इस रिवोल्ट में शामिल हो गए। They attacked the British and freed the jail soldiers। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया और जो जेल में बंद इनके इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें आजाद कर दिया। After this, the same evening they marched to Delhi। और उसी शाम को ये लोग यहाँ मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए चले गए। Here you can see the picture of capture of Delhi in 1857। कैसे लोगों को पकड़ा रखा है यहाँ पे। And the memorial at Meerut commemorating The 1857 अपराइजिंग। तो 1857 में जो अपराइजिंग थी उसकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। Soon the revolt spread to other parts of India। अब क्योंकि ये रिवोल्ट बढ़ चुका था, मेरठ से दिल्ली की तरफ लोग जा रहे थे, तो ये सब जगह फैलने लगा। The Indian soldiers and freedom fighters fought shoulder to shoulder। अब जो इंडियन सोल्जर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया और लड़ने लगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। Common people joined and helped them with food and information। So जो कॉमन लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे उस जगह के, उन्होंने इन सोल्जर्स को हेल्प किया, कैसे, उन्हें फूड देके और इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। Thus it became a very massive war of freedom। जिसके बाद ये जो वॉर ऑफ फ्रीडम था वो बढ़ता चला गया। At many places the Indian soldiers faced battle with the British। कई जगहों पे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स के साथ बैटल भी करने लगे। At कानपुर नाना साहेब was declared the पेशवा। कानपुर पे नाना साहेब को पेशवा के नाम से जाना जाता था। His army fought under तात्या तोपे and अजीमुल्लाह, और इनकी जो आर्मी थी वो तात्या तोपे और अजीमुल्लाह के अंडर काम कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई fought in झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ाई कर रही थी। बेगम हजरत महल fought in लखनऊ, ये लखनऊ से लड़ाई कर रही थी। And खान बहादुर खान लेड द रिवोल्ट इन बरेली, और खान बहादुर खान जो है बरेली से लड़ाई कर रहे थे। कुंवर सिंह फॉट ब्रेवली एट अरा इन बिहार, और कुंवर सिंह जो है अरा बिहार से लड़ाई कर रहे थे। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट वर रोहिलखंड, सेंट्रल इंडिया, बनारस एंड बिहार। तो ये दूसरी जगहें हैं जहां हर जगह से लोग उठ रहे थे और रिवोल्ट में शामिल हो रहे थे। Some parts of the Punjab and Bengal too were affected। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बंगाल और पंजाब के जो कुछ पार्ट्स थे वो भी इफेक्ट हो गए। Small scale revolt took place in parts of Assam, और आसाम, उड़ीसा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे रिवोल्ट के छोटे छोटे पार्ट्स स्टार्ट हो गए। So here you can see the picture of Mangal Pandey
बहादुर शाह जफर, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल एंड रानी लक्ष्मी बाई। नाउ सप्रेशन ऑफ द अपराइजिंग, अब क्योंकि इंडियंस जो है आगे बढ़ रहे थे, वो जागरूक हो रहे थे, तो अब उन्हें जो है दबाना था, इसको ही सप्रेस किया गया, इस अपराइजिंग को बंद करने की कोशिश की गई। The Indian people rose at several places and fought with the British, but they were not strong. They did not have weapons to fight with. They did not have supplies of food and weapons. They did not have facilities to communicate and transport. तो इंडियन जो थे वो उठ तो गए, लड़ाई में शामिल तो हो गए, लेकिन क्या है, ना वो ब्रिटिशर्स जितने ताकतवर थे, ना ही उनके पास उतने हथियार थे, ना ही उनके पास खाना था इतना, ना ही उनके पास चीजें थे लड़ने के लिए, ना ही उनके पास कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी। तो इंडियन के पास ये सब चीजें नहीं थी। The British, on the other hand, were very strong. Finally, the Indians were crushed. This struggle continued for about 2 years. अब ब्रिटिशर्स से दूसरी तरफ देखा जाए तो काफी स्ट्रांग थे, इन्होंने इंडियंस को जल्दी ही दबा दिया, सप्रेस कर दिया, एंड स्ट्रगल जो 2 साल तक चलता रहा। The British were able to suppress the uprising mainly because of the following causes. अब ब्रिटिशर्स ने किन रीजंस की वजह से इंडियंस को की जो ये अपराइजिंग थी से दबाया, क्या क्या रीजन थे? पहला था द रिवोल्ट डिड नॉट टेक प्लेस इन द होल इंडिया, ये जो रिवोल्ट था पूरे इंडिया में नहीं हो रहा था, इट वाज मेनली लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया, ये जो है मेनली नॉर्थ इंडिया में ही हो रहा था। सेकेंड है द ब्रिटिश हैड बेटर वेपन्स, बेटर सप्लाईज एंड वेल ट्रेन्ड आर्मी, ब्रिटिशर्स के पास ये तीनों चीजें थी। द इंडियन लैक्ड दीज थिंग्स, और इंडियंस के पास ये नहीं था। All section of people did not participate in the revolt, rather some people helped the British. तो इंडिया में ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और कुछ ने रिवोल्ट में साथ दिया। सो इस वजह से ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स हम हिंदुस्तानियों पे हावी हो पाए। सो द ब्रिटिश ब्रूटली किल्ड एंड एग्जीक्यूटेड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हजारों इंडियंस को मार दिया। Many were blown by the cannon, many were hanged to death, तो बहुत सारों को उड़ा दिया गया, बहुत सारों को लटका दिया गया, इन्हें मार डाला गया। A large number of innocent people were thrown in fire, बहुत सारे innocent लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें आग में फेंक दिया गया। They did not spare even children and women, ना उन ब्रिटिशर्स ने बच्चों को छोड़ा, ना ही औरतों को छोड़ा। Other freedom fighters too were put to death. This filled the Indians with bitterness against the British. अब ये सब क्रूएलिटी देख के जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स उन्हें भी मार दिया गया, तो ये सब क्रूएलिटी देख के इंडियंस को क्या हुआ, और भी ज्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके मन में जो है बुरी बुरी चीजें आने लगी, बिटरनेस बढ़ गई, कड़वाहट बढ़ गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ। आप देख सकते हो द ब्रिटिश ब्लोइंग ऑफ पीपल ऑन द कैनन, तो कैनन पे कैसे जो है ब्रिटिशर्स जो है लोगों को ब्लो कर। इन अवध which was first previously known as Oudh, alone about 1,50,000 Indians were killed. यहाँ पे 1.5 लाख Indians को मार दिया गया। The figure for the entire uprising are not available, but you can imagine the extent because the British burned down the Masrek village after village. तो ये जो फिगर है ये अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे जो लोगों को यहाँ पे विलेज के साथ ही जला दिया गया या मार दिया गया। आउटकम ऑफ द रिवोल्ट, अब क्या था आउटकम? व्हेन द ब्रिटिश क्राउन सॉ द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शी इम्पोज हर ओन रूल। तो जब ब्रिटिश क्राउन जो रानी थी वहां की, उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने क्या किया, खुद का अपना रूल लागू किया। She did not want such a large territory to go out of her possession. वो नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा एक देश उसके राज्य से बाहर चला जाए। The extent of this uprising was so massive that it came to be called the First War of Independence. तो ये जो extent था इस uprising जो थी ये इतनी बड़ी थी कि इसे First War of Independence कहा जाता है। The Indians became aware of the need of freedom and then they awakened to the spirit of nationalism. तो अब इंडियन जो थे वो आजादी चाहते थे, वो अवेयर हो चुके थे आजादी के लिए, और वो नेशनलिज्म
को बढ़ावा दे रहे थे. So this was the chapter, children. Now let's move on to important facts. The invaders were attracted to India because of its prosperity in the ancient times. The uprising in 1857 started when a new rifle was introduced by the British. The British put down the revolt most heartlessly, but it gave birth to Indian nationalism. The rule of the East India Company was replaced with that of the British Crown. Now children, let's move on to book exercise. So here, A part is take the right option. First question over here is, attracted by the dash of India, many invaders attacked India. So attracted by the riches of India. The Indian soldiers in the British army were called sepoys, fauzies or sainiks. So they was called sepoys. Mangal Pandey revolted at Meerut, Barakpur or Mysore. So he revolted at Barakpur. Now let's move on to fill in the blanks. So children, here the first question is, spices, pearls, silk, gold and handicrafts were in great demand in the European countries. Second one is, the War of 1857 is called the First War of Independence. Third one is, on 10th May 1857, the people of Meerut rose in revolt. Now let's move on to true or false. Here the first question is, India was a prosperous country in ancient times. So yes, this is correct. This one is true. Second one is, the British rule in India began with the rule of British East India Company. True. And third one is, the revolt was mainly limited to North India. So in North Indians, yes, this one is also true. So these were the book exercises, children. I hope the chapter is clear to you. So I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.